हेलो भाई। हाँ तो भाई देखो, एक सेकंड, ये आपका जो इसमें टेस्ट वगैरह हुआ है, ठीक है ना, जो भी क्लास जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, उसके डिस्कशन का बात बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो उसके डिस्कशन के में जैसे क्वेश्चंस वगैरह की बात की जाए तो क्वेश्चन वगैरह में जो आपका पेपर आपके पास में पहुंचा होगा ये टेस्ट का, अब ये तो पता नहीं मेरे को ये कब कंडक्ट हुआ था टेस्ट, लेकिन इसके डिस्कशन के लिए बोला है कि आपको क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कराने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इसको देख रहे हैं वो आप मेरे से फर्दर पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी भी चीज़ में आपको हल्का सा भी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लो आपको मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और हो सकता है देयर इज़ अनदर वे ऑल्सो, उसको करने का कोई दूसरा तरीका भी है, तो यू कैन सजेस्ट मी, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अनदर वे, और कोई दूसरा तरीका है जो कि ईजी तरीके से उसको कर रहा है, तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई पैसी दिक्कत है तो आप मेरे से कोचिंग में भी आके मिल सकते हो, ठीक है। तो डिस्कशन का जो सिस्टम रहेगा, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज को आप प्रॉपर तरीके से दीजिए। सीक्वेंस वाइज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उनके सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी इस बात को समझो कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट दी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, केवल उसको डिसाइड करेंगे ढंग से, मतलब उनको करना है हमको। तो जैसे कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं आपके फंक्शन और ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो आपका सिलेबस था वही उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन जो मेरे को मिला था, तो इसके सॉल्यूशन हमको कराना है। और ये वीडियोस आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस का अगला पीरियोडिक टेस्ट आएगा उसके बाद अगले उसका सॉल्यूशन आपको पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करो आप, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है इसको देखो ध्यान से। वो आपको दे रखा है 7 - 4 √ 3x की पावर x² - 4x + 3 प्लस 7 + 4 √ 3 की पावर x² - 4x + 3 = 14। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। गिवन दैट द सॉल्यूशन हैज़, x की वैल्यूज आपको पता करनी है इसमें। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ये दोनों टर्म्स आपके लिखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेटेड टर्म्स हैं, और कंजुगेटेड टर्म्स होने की वजह से इन दोनों को अगर आप चेक करो प्रोडक्ट के बेसिस पर, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये इसका रेसिप्रोकल टर्म कहलाएगा। क्योंकि a + b a - b के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ से जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 49 आएगा, और ये 16 × 3, तो 16 × 3 48 हो गया। 49 और 48 कितना मेंटेन करेगा, माइनस करने पर 1, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट एंड रेसिप्रोकल हैं। तो बिकॉज रेसिप्रोकल होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको लिखा जा सकता है, इस चीज़ को लिखा जा सकता है इसके टर्म्स में रेसिप्रोकल करने के बाद। तो इसको लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। 1/7 + 4 √ 3 की पावर, ये जो है ये क्वाड्रेटिक पावर जो भी है, तो उस क्वाड्रेटिक पावर को यहाँ लिख लेते हैं हम x² - 4x + 3 प्लस बाकी ये पूरा टर्म उतर कर आ जाएगा, ये 14। ध्यान से समझते चलना, वही है। और इस टर्म को आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए y या t जो भी अज्यूम करना है आप अज्यूम कर सकते हो। तो लेट अस सपोज कि हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर अजम्पशन के बेसिस पर y = 7 + 4 √ 3 की पावर क्वाड्रेटिक जो है x² - 4x + 3। ये आपने अज्यूम कर लिया इसको y। तो यहाँ से जब रिप्लेसमेंट का काम शुरू करोगे तो क्वाड्रेटिक बनकर तैयार हो जाएगा y² - 14y + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक आपका बनकर तैयार हो गया।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद जब इसके सॉल्यूशंस वगैरह निकालोगे आप तो तुम्हें समझ में आएगा y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 14 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो 14 के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो ये 16 मेंटेन करेगा, ये 8 इंटू और ये 1, तो 196, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196 माइनस 4, 196 माइनस 4 कितना हो गया, सीधे सीधे मेंटेन कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2, ये आया। और जब आप इसमें डिवाइड दोगे 192 में 4 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से इस बात को समझो 4 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 4 चौक 4 पंजे 4, ठीक है। तो 16 आया ये 3 और 8 आ जाएगा 32, 48 लिखा जा सकता है इसको। तो 48 जो आपके पास में है y इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। इस बात को समझ लेना कि इंटू 4 भी मेंटेन होगा, क्योंकि इसमें मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, 192 के करस्पॉन्डिंग 48 इंटू 4 जब आप करोगे तो ये टर्म ही यहाँ पर बनाएगा। 4 से इसलिए किया जिससे कि ये बाहर आ सके, ठीक है। तो 48 ये तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48, और स्क्वायर रूट 48 को लिखा जा सकता है 16 इंटू 3, ठीक है। 16 इंटू 3 के करस्पॉन्डिंग 4 फिर दोबारा से बाहर आएगा। तो अल्टीमेटली जो y की वैल्यूज जनरेट हो रही है हमारे पास में, पहली वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सेकंड वैल्यू हमारे पास में जो निकल कर आ रही है y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपने इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लिया, और y की वैल्यूज़ वगैरह सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से निकल कर आया y इक्वल्स टू 7 प्लस, इसको ध्यान से समझ लेना, इस इंटरनल वैल्यू को क्या लिखेंगे 16 इंटू 3, तो 16 की वजह से 4 बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब वैल्यू जो आपने y मानी थी, y को कंपैरिजन कराओ, ये लिखा है y, तो y को जब आप यहाँ लिखोगे तो तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 का कंप्लीट पावर जो है, ठीक है, बराबर 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 की पावर कितना है 1। और जब आप इस तरीके से पावर्स को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब जल्द बंद कर जाइए इसे ढंग से, बच्चे देख रहा था प्लीज़ यार, ठीक है। और जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह के टर्म्स में मेंटेन करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है बेटा, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -2 बराबर 0, तो x माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो a प्लस बी ए माइनस बी से x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास में 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये तो इससे आया निकल कर, क्योंकि ये दो वैल्यूज आई थी, और माइनस की वैल्यू जो आई है उसको रेसिप्रोकल करके कैसे लिख सकते हैं हम, 7 प्लस 4 माइनस 1, ध्यान से समझ लेना, ये जो टर्म है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये 1 आता है बेटा। तो इस टर्म की जगह रेसिप्रोकल करके लिख के -1 हो जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि इससे कंपैरिजन किया जा सके।
तो कंपैरिजन के लिए ये माना है y आपने, उठाकर रिप्लेस कराओ तो रिप्लेसमेंट के हिसाब से 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 की कंप्लीट पावर x स्क्वायर माइनस 4x + 3 इक्वल्स टू 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 की पावर -1। तो x स्क्वायर माइनस 4x + 3 बराबर -1, इसको इधर लेकर आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 4x + 4 बराबर 0 और x माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो दो वैल्यूज ये आ रही हैं x की 2 ± √2 और x बराबर 2। और इसमें चेक करो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका A, वही हमारा आंसर है इसमें सॉल्यूशन के तौर पर। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 2 और 2 ± √2। ए ऑप्शन वुड बी द फाइनल आंसर। एक बार चेक करो, बताओ बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। बेटा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अगर जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हो, या फिर कोचिंग में आके आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, ज़्यादातर तो तुम में से सब लोग जानते ही होंगे मेरे को, तो एक बार कोचिंग में आके डिस्कस कर लेना आप मेरे से, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं अपना, उस पर आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का कोई डाउट कि सर सॉल्यूशन में ये बात क्लियर नहीं है, ये नहीं क्लियर है, क्योंकि हो सकता है सर एक्सप्लेनेशन में कोई आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना, ये मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ये पहला क्वेश्चन था आपका, जो कि क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन अ रेशियो दिस, तो LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 के रूट्स हैं बेटा। लेट अस सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स, और अल्फा बीटा का जो रेशियो दे रखा है वो P/Q है। ठीक है, तो if the roots of this quadratic LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 आर इन अ रेशियो P/Q, तो आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा प्रूव होगा। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि अगर एक कांस्टेंट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे अल्फा बाई बीटा की बात की जाए PK डिवाइडेड बाई QK, तो डायरेक्टली वैल्यू की बात की जाए तो ये वैल्यूज आ गई इसकी मल्टीप्लाई से, रेशियो से। तो दोनों का सम ऑफ रूट्स की बात करते हो अगर आप, तो -B/A, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करते हो तो C डिवाइडेड बाई A। तो -B/A, C डिवाइडेड बाई A, ये आ गया। अब यहाँ से K की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है आसानी से, क्यों? क्योंकि अल्फा बराबर हमारे पास में समझ में आया PK, और बीटा बराबर क्या समझ में आ रहा है हमको QK। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो मेंटेन करता है वैल्यूज, उठा के रिप्लेस कराओ तो यहाँ से तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PQ/K स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा N/L। तो K स्क्वायर की बात की जाए तो N/L और 1/PQ। तो K बराबर आ गया सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर N/L और 1/PQ। ये आया निकल कर, और ये 100% इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जब फॉलो करेगा तो दिमाग दौड़ाओ बेटा कि
के की वैल्यू जब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की बात की जा रही है तो अल्फा की जगह आप लिख सकते हो पी के और क्यू के, तो के तो कॉमन आ गया इसमें से, तो पी प्लस क्यू बराबर माइनस एन अपॉन एल, और के की वैल्यू ये रिप्लेस कराओ, तो रिप्लेसमेंट जब कराओगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एन अपॉन एल और इन टू 1 अपॉन, सेपरेट कर लो इसको, पी क्यू और p प्लस क्यू बराबर माइनस एन अपॉन एल, और ये इसको स्क्वायर रूट टाइम्स उड़ा देगा, ये इसको स्क्वायर रूट टाइम उड़ाएगा और इसको स्प्लिट करके दोनों के बीच नीचे भेज दो, तो p अपॉन स्क्वायर रूट p, तो ये आ जाएगा p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा n अपॉन एल बराबर 0। और ये आप चेक कर लो, आपका क्वेश्चन नंबर 52 का p अपॉन क्यू, q अपॉन p और n अपॉन एल 0, ये आपका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, ये तरीका रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे देखना एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन ए पी देन। तो देखो एक सेकंड, क्वाड्रेटिक चेक करो पहले। क्वेश्चन ये है आपका 53, तो 53 क्वेश्चन के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू बराबर 0, जिसके की रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस एस बराबर 0, इसके रूट्स हैं बेटा गामा डेल्टा। और आपसे ये कहा गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात की जाए, सबसे पहले तो यहाँ से सोचो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2p और अल्फा इंटू बीटा बराबर q, चेक करना। इसी तरीके से गामा प्लस डेल्टा बराबर 2r और गामा इंटू डेल्टा बराबर s हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, सम ऑफ रूट b बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। अब उसके बाद करना क्या है, इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, तो रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पर आपसे कहा गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बेटा एक बात बताओ 1 3 5 7 अगर ये AP में है तो दोनों ही इनका सम कितना आएगा 8 और इन दोनों का सम भी कितना आएगा 8। इसका मतलब क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनिशियल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड टर्म के सम के बराबर आता है। तो अगर ये वाली बात है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो नहीं लिखा जा सकता कि अल्फा प्लस डेल्टा बराबर बीटा प्लस गामा, ये बात लिखी जा सकती है। लेकिन हमारे हिसाब से अल्फा बीटा से क्लब करेगा गामा डेल्टा से, तो आप क्या करो अल्फा को बीटा के साथ लाने के लिए अल्फा माइनस बीटा मेंटेन करो, ठीक है, और दोनों तरफ मॉडुलस वगैरह ले लेंगे। तो मॉडुलस वगैरह जब आप लोगे तो ये मॉडुलस लेने के बाद में फोटो क्या बनेगा, और ये दोनों वैल्यूज आपको प्लस वाले के लिए पता है तो स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ रिप्लेस कराओ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। चेक करना बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है इसको। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं, निकाली है हमने, स्क्वायरिंग कर देंगे वो तो खत्म हो ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्यू
इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2r² माइनस 4s, और ये सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन की हेल्प से अगर लेते हो आप तो p² को उधर भेज दो, s को इधर भेज दो, तो अल्टीमेटली s माइनस क्यू, इसको s पॉजिटिव इसको इधर भेज देंगे, p² को उधर, और ये आ गया r² माइनस p²। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा AP में है, और AP की प्रॉपर्टी होती है पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम पहले से सेकंड टर्म और लास्ट टर्म से सेकंड टर्म के सम के बराबर। बीटा को अल्फ़ा के साथ, गामा को डेल्टा के साथ, नेगेटिव था पॉजिटिव वगैरह में कन्वर्ट करके ये आ गया, और इसका आपका ऑप्शन बी ऑप्शन मैच करेगा बेटा। बी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। चेक कर लो, ठीक है ना बॉस? ठीक, अगला देखो इसमें, थ्योरी वगैरह तो तुम्हें पता ही होगी, नहीं पता है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इधर आपसे क्या कहा जाता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड लेस देन 3। बेटा क्वाड्रेटिक जो दे रखा है उसके क्वाड्रेटिक के फोटो को समझो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक दे रखा है x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस a माइनस 3 बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक दिया है। अब आपसे क्या कहा जाता है, ये क्वाड्रेटिक जो दे रखा है कि इसके रूट्स रियल एंड लेस देन 3 आते हैं। तो बेटा रूट्स रियल एंड लेस देन 3 मतलब 3 कहीं यहाँ रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अल्फ़ा बीटा है इसके और ये 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की हाइट ढंग से बना देता हूँ मैं। ये आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। 2 रूट्स हैं ये इसके और दोनों ही रूट्स 3 से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। ये बात उसने बोली है हमसे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बताओ कि अगर ऐसा है तो a की वैल्यू क्या क्या वेरिएट करेगी। a की वैल्यू 2 से कम, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 या 4 से ज़्यादा, ये बात कही जा रही है। तो दिमाग दौड़ाओ बेटा, इसमें कंडीशंस की अगर बात की जाए तो पहली कंडीशन क्या होगी इसकी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि फंक्शन की 3 पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की हाइट पॉजिटिव आएगी। तीसरी कंडीशन अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि जो कर्व है उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा बेटा x बराबर माइनस b डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ b जो है वो x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट, ये 3 से कम होना चाहिए। ये 3 बात अगर तुमने फॉलो करके इंटरसेक्शन ले लिया, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो वही काम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लें, b² माइनस 4ac के हिसाब से। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो b² डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा रहे हैं, b² 4a² माइनस 4a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये 4 कॉमन लेकर उड़ जाएगा और यहाँ से आया a² माइनस a² माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये कट गया बेटा इससे। और यहाँ से तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि a की वैल्यू 3 से कम, ये तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हो गई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि a की वैल्यू 3 से कम। दूसरी चीज़ फंक्शन की 3 पर वैल्यू, तो इस पूरी ही चीज़ को क्या बोला जाएगा, इसको फंक्शन ऑफ x बोल सकते हो।
तो यानी कि एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे भी दिख भी रहा है ग्राफ से 3 पर फंक्शन की हाइट ज़्यादा है, तो रखो इसमें 3 रिप्लेस कराओगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, ये माइनस 5a और प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें पता है इसके वेक्टर x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बेबी कर्व बनाओ 2 और 3, इस तरीके से बनता है बेबी कर्व, पता होगा। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, हायर से पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से करते हुए। तो देखो 3 से ग्रेटर देन रीजन चाहिए तो स्क्रैच करेंगे 2 से पीछे और 3 से आगे। तो इसके हिसाब से आंसर आ रहा है a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये इसकी बात हो गई। माइनस डी बी डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये तो कट गया इससे, और लेस देन 3, तो ये a की वैल्यू लेस देन 3 आ गया। तो ये तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लो बेटा। एक बंदा कह रहा है, दो बंदे कह रहे हैं 3 से पी, a की वैल्यू 3 से पीछे रहना है, और ये क्या कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन देखो, जहाँ दोनों राजी हो रहे हैं, दोनों क्या मतलब तीनों राजी हो रहे हैं, वो 2 से पीछे, तो आपका क्या हो जाएगा a लेस देन 2, और यही आपका ए ऑप्शन मेंटेन करेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 54, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ध्यान से समझना, डिस्क्रिमिनेंट जो सॉल्व किया वो 3 से कम बता रहा है। ये जो आपका फंक्शन की 3 पर हाइट जो आएगी पॉजिटिव, वो माइनस इन्फिनिटी से 2 3 से इन्फिनिटी, ये 3 से कम। तो 3 से कम दो बंदे बोल रहे हैं, दो कंडीशन 3 से कम दे रहे हैं, और एक कह रहा है 2 से कम और 3 से आगे, तो इंटरसेक्शन ये आगे खत्म हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक के बेसिस पर आप समझने की कोशिश करना उसको, कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। ध्यान से समझो, आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 के लिए देखो, फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द रियल नंबर वैल्यूज। ठीक है, यानी कि x 0 नहीं लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानकारी दे रखे। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो फंक्शन जो इक्वेशन दे रखी है फंक्शन की फॉर्म में एफ एक्स प्लस एफ 1/x इक्वल्स टू 1, ये मेंटेन करें। तुम एक बात बताओ बेटा, ये जो फंक्शन है उसका नेचर कैसा होगा, क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है कि नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसी को तो कहते हैं। नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हटा दो तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनकर तैयार होता है कि नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ को अगर देखने की कोशिश करो तो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कुछ इस तरीके से, ये सीखा होगा आपने 0 1 2, ये, और हाइट इसकी कितनी मेंटेन करती है 1 तक पहुंच नहीं पाता कभी भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में x की वैल्यू ऑल द रियल नंबर होती है, लेकिन इसमें 0 को मना किया गया है कि 0 नहीं आना चाहिए।
है ना। और 0 नहीं आना चाहिए, उसका सेंस क्या बनता है कि आउटपुट की फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जाए या रेंज की बात करो तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 तक पहुंच नहीं पाता, ये 0 से 1 के बीच में ही मंडराता रहेगा, ये 0 से 1 के बीच में मंडराता रहेगा। तो तुम अब यहाँ इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो, अगर फंक्शन के ओरिजिनल नेचर को रखा जाए तो ये लिखा है ये कुछ इस तरीके से लिखा है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू 1। ध्यान से समझ लें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। अब जब इसको इस तरफ लेकर जाओगे तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, तो ये वैल्यू तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। केवल इसको और चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो तुम सोचो ये 0 से 1 जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 0 फ्रैक्शनल पार्ट माइनस से मल्टीप्लाई -1 और 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो ये समझ में आएगा 0 ग्रेटर देन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 1 तक। यानी कि इस तरफ राइट साइड में जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और ये वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट होने की वजह से फ्रैक्शनल पार्ट जो है आउटपुट 0 से 1 रहता है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, फिर 1 ऐड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो हुआ क्या 0 1 माइनस एक्स 1 से 0 के बीच में ही ये लाई करेगा। तो बेटा ये दोनों का सेम इंटरवल आ गया, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ ये मैनिपुलेट करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें ये कोइंसाइड करेंगे, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी 0 से 1 के बीच में। कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता अगर ये 1 से ऊपर निकल जाता तो, लेकिन ये भी दोनों ही सेम इंटरवल में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये ऐसा होगा। तो तुम यहाँ पर क्या कह सकते हो, जैसे उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो 0 सॉल्यूशन नहीं, एक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटरवल इसका आ रहा है वही इंटरवल इसका आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो 0 से 1 ही लाई करता है, ठीक है, और 1 तक कभी पहुंच नहीं पाता, 0 तक आपको आना नहीं है, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज के लिए 0 मना किया गया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं रख सकते वो तो वैल्यू, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। एक सेकंड देख लो, बताओ बात समझ में आ रही है तुम्हें कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है, देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एफ एक्स फंक्शन दिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो देन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एफ ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए ये फंक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन है बेटा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो सबसे पहले तो इंटरनल ये फंक्शन निकालो। तो इस फंक्शन को निकालने के लिए इसमें क्या रख दें हम, एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की जगह दोबारा से ये फंक्शन रिप्लेस कराओ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस
एफ एक्स की जगह 1/1 - x, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 1 - x अपॉन एलसीएम चेक करना 1 - x - 1, ये इससे ख़त्म हो गया। तो ये फंक्शन आया आपके पास में f of x x - 1/x। तो f of x आया है, यानी कि अभी एक एफ एक्स और लगाना है। पहले तो ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये फंक्शन दिक्कत क्रिएट करेगा किस पर, फॉर नॉट x = 0 के लिए। ठीक है, और ये दिक्कत कब क्रिएट करेगा, जब x = 1 होगा। तो ये नॉट इक्वल टू 1 के लिए दो वैल्यू तो ये हो गई। उसके बाद f of x भी निकालना है। तो दिमाग दौड़ाओ यहाँ पर कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें मैं ये वाला फंक्शन रिप्लेस करा रहा हूँ। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर दोबारा से फंक्शन, और जब ये काम करोगे तो 1/1 - ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा। चेक करो, ध्यान से सुनना। जब x की जगह f(x) लिखा तो इस x की जगह f(x) आया। जब x की जगह f of x लिखा, f of x, तो वहां पर जहां x लिखा है वहां ये आ गया। अब f of x की जगह ये फंक्शन रिप्लेस कराओ। तो जब रिप्लेसमेंट का काम कराओगे तो ये आएगा f 1/1 - x - 1/x। तो x को ऊपर ले जाओ, x/(x - x + 1), ये इससे ख़त्म। आंसर क्या है, x। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन जो x आया इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑल द रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए डिफाइन करेगा। ठीक है, ये ऑल द रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए डिफाइन कर, बंद कर जियो। यहाँ दिक्कत हुई 0 पर और एक A1, ये दो पॉइंट आ गए जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाले। ये 0 से लेके 1 नहीं है बेटा, 0 एंड 1 है, मझला ब्रैकेट में है ये, केवल 0 और केवल 1। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको ये स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, 1 से और 0 से। और ये दोनों फंक्शन इन दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या है, अनडिफाइंड, f of x और f of x। तो आउटसाइड फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है जब इंटरनल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इन पॉइंट्स पर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है एक तरीके से। और डिसकंटिन्यूटी जो होती है फंक्शन की वो इसी तरीके से मेंटेन होती है। ठीक है, तो 0 और 1, तो बी ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा आपका। ये राइट आंसर है। ठीक है, देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिग्नम की बात की जा रही है आपसे क्या कहा है, सिग्नम ऑफ x फंक्शन जो है उसका नेचर कुछ इस तरीके से होता है, मॉडुलस x/x जब x ≠ 0 है, और बाकी केसेस में 0 जब x = 0 है। तो एक बात बताओ, यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 1 देता ही है, और x की वैल्यू अगर 0 से कम होती है तो ये -1 देता है, और x की वैल्यू 0 पर ये 0 देता है। ये तीन वैल्यूज इस तरीके से रीअरेंज करता है। अब इस पर भी सिग्नम लगाने का क्या सेंस बनता है, इस पर सिग्नम लगाने का ये सेंस है बेटा कि फंक्शन जो तुम्हें दे रखा है ना, सिग्नम ऑफ x, ये, तो फिर दोबारा से इसके नेचर को चेक करने की कोशिश करो कि x की वैल्यू जब तुम पॉजिटिव दोगे, x की वैल्यू जब तुम नेगेटिव दोगे, और तीसरी यहाँ पर आ जाओ x की वैल्यू जब तुम 0 दोगे। यही तीन वैल्यूज दे सकते हो तुम।
इंटरनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनल, और ये इसके लिए आउटपुट बनेगा। तो जब बाहर वाले की बात करें तो जब ये वैल्यू दोगे तो आउटसाइड फंक्शन को क्या मिलने वाला है, 1। आउटसाइड फंक्शन को 1 मिलेगा तो सिग्नम फंक्शन के हिसाब से तुम चेक करो, ये कुछ इस तरीके से बनता है ग्राफ इसका। और जब इसको 1 मिलेगा तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1 देगा और थ्रूआउट आगे भी 1 देगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे ये हमेशा सिग्नम को 1 पकड़ाएगा और सिग्नम 1 पर 1 ही देगा। तो मतलब 1 लेने के बाद में, इंटरनल वैल्यू से 1 लेने के बाद में ये भी 1 ही आपको फाइनल फंक्शन y की वैल्यू 1 ही देगा, 1 ही देता रहेगा। तुम पॉजिटिव कोई भी रखते हो, कि पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखना तुम 1, ये इंटरनल फंक्शन से 1 आएगा, 1 इसको मिलेगा, ये भी 1 देता रहेगा ऑलवेज। नेगेटिव के लिए जब -1 इसको मिलेगा, -1 इसको मिलेगा, -1 के करस्पॉन्डिंग ये दोबारा से पीछे माइनस देता चला जाएगा, -1 ही, तो यानी कि y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। और x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग इसको 0 मिलेगा, और बाहर वाले सिग्नम को अगर इंटरनल वैल्यू से 0 मिला तो ये y को भी क्या कर देगा, 0। अल्टीमेटली तुम मेरी बात समझ लो, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू पॉजिटिव देने पर 1, x की वैल्यू नेगेटिव देने पर -1 और x की वैल्यू 0 देने पर 0। तो अल्टीमेटली फंक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस, क्योंकि x बराबर 0 पर ये डिसकंटिन्यूस ऑर्डर शो कर रहा है। तुम सोचो ये फंक्शन जो है तुम्हारा, इसको भी तुम किस तरीके से लिख सकते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव जब दे रहे हो तुम तो ये 1 दे रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव देने पर -1 दे रहा है, और x की वैल्यू 0 देने पर 0 दे रहा है। ठीक है, तो ग्राफ तो इसका भी वही आएगा ना। तो ये फंक्शन जंप भी लेगा बेटा, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, नीदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल की तो बात भूल जाओ। ठीक है, देखो बताओ बात समझ में आ रही है तुम्हें, नहीं आ रही मेरी? ठीक है, जल्दी जल्दी खींच लो बेटा, बहुत क्वेश्चन हैं अभी इसमें। उसके बाद देखो ये फंक्शन जो दे रखा है f(x), ये क्वेश्चन 57 था, 57 का डी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 58 है। क्वेश्चन कौन सा? 58। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी मॉडुलस x की पावर 4, वेयर a b c आर द कॉन्स्टेंट एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 इफ। ऑप्शन की हेल्प से ही होगा ये क्वेश्चन, देखना ध्यान से। क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन a बराबर 0, ये ए ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है b बराबर 0, थर्ड ऑप्शन है c बराबर 0, और लास्ट ऑप्शन है नन। वो कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। तो बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आने के लिए मॉडुलस फंक्शन जो है वो अपना नेचर चेंज करेगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये होता है, 0 से पीछे वाले रीजन के लिए वो ये y बराबर x की तरह काम करेगा, और 0 से आगे वाले रीजन के लिए y बराबर x की तरह, और ये माइनस रीजन में माइनस x की तरह काम करेगा। तो मॉडुलस अपना नेचर चेंज करता है कि नहीं करता है?
तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि 0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन इसका सेम आए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम चाहते हैं कि सेम आए, तो उसके लिए ऑड, ये जो मॉडुलस एक्स दे रखा है उसकी पावर है ऑड, तो इसके माइनस से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 मान लेते हैं हमारा पॉइंट, तो इससे पीछे जब आओगे तो आप उसकी बात कर रहे हो x की वैल्यू लेस देन 0, और यहाँ आप बात करोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो तुम सोचो इसकी पावर ऑड होने की वजह से, ये तो इवन पावर है, तो ये चाहे माइनस एक्स दे चाहे प्लस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन x की पावर 1 है बेटा, है ना। जब आप लेस देन रीजन में ऑपरेट करोगे तो फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 4, और यहाँ फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 4। अब फंक्शन का नेचर चेक करो, अगर आप चाहते हो ये डेरिवेटिव इसके बराबर आए तो केवल ये माइनस बी और ये प्लस बी तो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये माइनस बी आएगा ये प्लस बी आएगा। अगर b रिमूव हो जाए किसी भी तरीके से तो इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के बराबर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, तो मतलब ऑड पावर है जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो केवल b 0 हो जाए। अगर b 0 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये 0 हो जाए बस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल बराबर आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। चेक करो, ठीक है। तो b बराबर 0 का इसमें कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 58 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स के लिए अब आप एक बात समझो, सबसे पहले तो एक बात की डोमेन की अगर बात की जाए तो पी बाई क्यू के हिसाब से ये 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लेना, ये जो ब्रैकेट है वो GIF फंक्शन है, और अगर आप चाहते हो कि ये डिफाइन करे तो ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर इंटरनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तभी तो ऐसा होता है। जैसे तुम सोचो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू 0 है तो इंटरनल वैल्यू k कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, 1 तक पहुँच नहीं पाएगी और 0 से शुरुआत होगी उसकी। ये चीज़ हम लोगों ने सीख रखी है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि साइन एक्स जो है, ठीक है, साइन एक्स की जो वैल्यू है ये 0 नहीं चाहिए हमको। तो क्या नहीं होना चाहिए साइन, कि इक्वल्स टू 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू, ये रीज़न नहीं लेना है हमें। ध्यान से सुनना, ये डोमेन की कंडीशन है, बाकी सभी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, केवल वो रीज़न हटाना है जिसमें ये ऐसा हो रहा है। तो दिमाग दौड़ाओ वो रीज़न साइन एक्स के ग्राफ के हिसाब से। तो देखो जे हो गया 0 और ये है आपका पाई बाई 2 और ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। आपको 0 से 1 के बीच का रीज़न नहीं लेना है। तो 0 से 1 के बीच का रीज़न कट क्या लगा, वो जो कट लगेगा उसको स्क्रैच कर रहा हूँ मैं। देखो एग्जैक्ट 1 तो आप ले सकते हो,
यानी कि ये वैल्यू तो एक्सेप्ट की जाएगी, ये वैल्यू 0 एक्सेप्ट नहीं होगी, पाई एक्सेप्ट नहीं होगी, इसके बीच का ये रीजन एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी रीजन एक्सेप्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऐसा है, ये हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स 0 नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है, साइन एक्स क्या नहीं चाहिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के 0 पर ओपन और क्लोज, यहाँ क्लोज है नहीं, तो मतलब π/2 तो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन 0 से 1 तक जहाँ पहुँच रहा होगा ग्राफ तो वो रीजन हटेगा, और जब 1 से नीचे उतर रहा होगा 0 तक वो भी रीजन हटेगा, 0 भी इंक्लूडेड पॉइंट होंगे, तो 0 हट गया, पाई हट गया, π/2 एक्सेप्ट हो गया, 0 से बीच के π/2 रीजन कटा, π/2 से पाई के बीच का रीजन भी उड़ गया। तो बचा क्या बेटा इसमें कि पाई से 2 पाई का रीजन पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा, जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो रीजन मैं सर्कल से बना रहा हूँ, ये रीजन पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा, 2 पाई एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 2 पाई पर फिर दोबारा 0 हो गया। तो अल्टीमेटली अब इसको वेरिएट कराना है, तो 2n पाई डोमेन की बात की जाए अगर इसकी, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई, और यूनियन ध्यान से समझो π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगे उन्हें भी एक्सेप्ट करना है। तो आपको क्या करना है 2n पाई प्लस π/2, और 2n पाई क्या है इसका जर्नल वेरिएशन है ना, जर्नल वेरिएट करता है 2n पाई के लिए, तो जहाँ n क्या हो जाएगा आपका बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये इस फंक्शन की क्या कहलाएगी बेटा डोमेन। तो डोमेन होने के हिसाब से तुम ये देखो, पहला ऑप्शन जो है 2n पाई प्लस पाई और 2n पाई प्लस 2 पाई यूनियन 2n पाई प्लस π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर डोमेन, ये एक मेंटेन हो गया। ध्यान से सुनना इसमें कि ये चीज़, ये जो वो रीज़न मैंने हटाई है जो वैल्यू, देखो 0 कहाँ कहाँ आता है, 0 कहाँ कहाँ आता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, ये वैल्यूज नहीं लेंगे। 0 से जब आप 1 तक पहुँच रहे होते हो वो रीज़न भी नहीं लेना है, क्योंकि ये रीज़न पूरा ही हटना है, लेकिन 1 लिया जा सकता है, तो इसलिए π/2 ले लेंगे। तो अब 2n पाई करने पर आगे आएगा कोई π/2, फिर 2n पाई π/2, 2n पाई π/2, इस तरीके से आगे बढ़ता चला है n की वैल्यू चेंज करने के बाद। उसके अलावा पाई और 2 पाई के बीच का रीजन लिया जा सकता है, क्योंकि पाई और 2 पाई के बीच में ये x एक्सिस से नीचे है ग्राफ, यानी कि नेगेटिव। -1 से 0 के बीच का रीजन थोड़ी ना हटाना है, 0 से 1 के बीच का रीजन हटाना है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स थे वो हटाकर जो एक्सेप्टेबल पॉइंट हैं उनमें 2n पाई ऐड कर दिया, पाई से π/2, ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना, खुला हुआ ओपन है, ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये ओपन और क्लोज का भी सिस्टम रहता है ना, ये इस तरीके से। और 2n पाई प्लस π/2 ये डोमेन मेंटेन करेगा इस फंक्शन के लिए। देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आ गई? इसका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगला देखो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 16। ये ग्राफ से हो गया मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन, है ना। डोमेन निकालनी है तो ऑप्शन मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 60 चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा है, लेट f एंड g आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग g डैश a इक्वल्स टू दे रखा है 2 और जी ए इक्वल्स टू दे रखा है b और f ऑफ
जी एक्स, ये दे रखा है x के बराबर। आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x होता है, तो y बराबर x कुछ जो आप वैल्यू दो वही वैल्यू मिल जाए, वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और एफ डैश बी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो तुम एक बात सोचो, ये फंक्शन जो दिया है ना, थोड़ा इसको डिफरेंशिएशन वगैरह कर लें बेटा, तो इसका हो जाएगा जी डैश, और चेन रूल के हिसाब से इसका क्या होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन। अब वैल्यू इसमें रिप्लेस करा दो, क्या रिप्लेस कराओगे, ए रिप्लेस कराओ, तो जी डैश ए, अब जी डैश ए कितना दे रखा है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है b, तो रिप्लेस करा दो। f ऑफ b बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है इसमें, आइडेंटिटी फंक्शन था, डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल लगाया, फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर 1, तो एफ डैश जी, इसमें ए रिप्लेस करा दिया x की जगह ए रिप्लेस करा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यूज दे रखी है, ये 2 दे रखा है, ये वैल्यू b है, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। और ये वैल्यू रिप्लेस करा के 1/2 रिप्लेस, आ गया आंसर। तो ये सी ऑप्शन मैच करेगा इसका, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे भैया ना। बेटा ये मतलब बचकाना क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 61, ये तो सभी से ही हो गया होगा, बिल्कुल ही बकवास है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपसे कहा जाता है इसके द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स a, 0 और 0, b। ध्यान से समझो, इलिप्स जब बनेगा, इलिप्स कुछ इस तरीके से होता है बेटा, तो ये पॉइंट आएगा 0, b, और ये पॉइंट आएगा a, 0, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इस पर टेंजेंट खींचो और इस पर टेंजेंट खींचो, बीच का एंगल कितना है 90, खत्म हो गया, ठीक है। a, 0 पर खींची गई जो टेंजेंट होगी वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, और 0, b पर खींची गई टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में भी 90 डिग्री मेंटेन करेगा, बी ऑप्शन मैच करेगा इसका। अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ है ना, तो वो टेस्ट सीरीज भी मत दे बेटा, कोई फायदा नहीं है टेस्ट सीरीज देने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में फंक्शन दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो बेटा सीधे सीधे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जब करोगे तो चेक करो, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स एज इट इज़, ठीक है, और ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स एज इट इज़ चेन रूल के हिसाब से, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक है, और इसका x। मान लो कि मैं अभी इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा कर देता हूँ, ये पूरा डेरिवेटिव 0 से, ये पूरा डेरिवेटिव जो निकल कर आया है ना, इसको 0 से बड़ा कर दिया। देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब इसमें से कॉमन जो खिंच के आ रहा है वो क्या है, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, और वैसे भी ये पॉजिटिव है तो इसका लेना देना भी नहीं है कोई, तो बचा क्या 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये फोटो कुछ इस तरीके से है।
अब बेटा एक बात बताओ, ई टू दी पावर एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा रहता है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी में कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं, इसे 0 में भेज सकते हैं। यहाँ हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² माइनस x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। हम इंक्रीजिंग के लिए पता कर रहे हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव 0 से बड़ा किया है, तो जब यहाँ से मेंटेन करोगे तो तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 लेस देन 0, तो यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 लेस देन 0, तो ये आया 2x प्लस 1 और x माइनस 1 लेस देन 0। बेटा दोनों लीनियर फैक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो नंबर लाइन पर, ये आएगा -1/2 और ये आएगा 1, ठीक है। लेस देन चाहिए आपको, और इंक्रीजिंग आपने माना था, तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1, ठीक है, -1/2 से लेके 1, तो मतलब ये आपका आ जाएगा आपका आंसर इसमें। -1/2 से 1 के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ओके। सीधी सी बात है बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा कर दिया। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे, आपने 0 से बड़ा ही क्यों किया? भाई 0 से बड़ा करके इंक्रीजिंग का आएगा, और उसको ऑल द रियल नंबर में से घटा दूं, उस केसेस में फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन, लेकिन वो तुम्हारा मैचिंग के हिसाब से अगर तुम देख के चलते हो तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा रखना है, तो डेरिवेटिव इस इंटरवल के लिए 0 से बड़ा आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक बन गया आपका, ठीक है। और जिसके दिमाग में साइंटिफिक क्वेश्चंस आ रहे हों कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, बेटा वो साइंटिफिक क्वेश्चंस कर, देखो अगर कोई चीज़ काम कर रही है ना, अगर कोई चीज़ काम कर रही है, दैट्स ऑल, यही बात है बस। उसकी ये बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाल की खाल निकालोगे तो मैं भी बाल की खाल निकाल सकता हूँ फिर, और मेरे सामने होगे तो फिर मैं निकालूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी देखने से कुछ नहीं होता कि सर ने ऐसे किया, ऐसे भी तो हो सकता था, ये प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, काम होना चाहिए, ठीक है, प्रवचन का काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपसे कहा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 62 का ए ऑप्शन मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, y इक्वस टू, ये 3 की पावर है ना, सीधे सीधे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देख लेना तुम, 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4, 3 की पावर 481 होता है sin 2x। और बेटा ये जो है मैक्सिमम मिनिमा, इसका निकालने के लिए sin x और cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से मेंटेन करने के लिए तुम सोचो 3 की पावर, ये हो जाएगा 5 और इंटरनल वैल्यू 3/5 cos 2x प्लस 4/5 sin 2x, ठीक। और ये कोई ना कोई साइन या कॉस का एक्सपेंशन तैयार होगा, 3 साइन लेट अस सपोज अभी अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा प्लस 2x, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो आपसे मिनिमम पूछा जा रहा है, तो साइन अपने मिनिमम वैल्यू को कब अटेन करेगा, -1 पर, तो इसकी वैल्यू -1 करें अगर, तो y इक्वस टू 3 की पावर -5, तो y का मिनिमा जो निकल कर आएगा 1/81 इंटू 3 हो जाएगा, 81 इंटू 3 करो बेटा, 3 8 3 24, ये आ गया 1/243, जे इसका मिनिमा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये इसको क्लब करने का तरीका होता है cos x और sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लो,
तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लोगे तो 9 + 16 आएगा और 25 की वजह से 5 आ गया। तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करके ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मान लो अल्फा ए एंगल, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। और ये मिनिमा निकालना है और एक्सपोनेंट फंक्शन है जो कि बेस में 3 है। तो बेस में 3 की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ऊपर मिनिमा होगा। अगर ये बेस में 0 से 1 के बीच में लाई करता तो ऊपर मैक्सिमा होता, तब जाके ये मिनिमा आता, उल्टा चलता। लेकिन यहाँ तो यही रहेगा। तो मिनिमा चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? -1। तो 3 की पावर -1, तो ये वैल्यू आ गई मिनिमा, खत्म हो गया। ठीक है बस। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन देख लेना। एक सेकंड देख लो बेटा, बैटरी कितनी बची है? मेरे में तो बैटरी है, इसकी देख लो बस। खैर है, अभी चल जाएगा मामला। देखो क्वेश्चन नंबर 64 देखो बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 64 में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एच एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। देन एच एक्स हैज़ गॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट वेयर एफ एक्स इज। बेटा एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमा मिनिमा आता है इसका, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा ये अपना कब जनरेट करेगा? जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा और 0 के बराबर होगा। मतलब एक जर्नल अप्रोच बिल्कुल। क्योंकि x का -1 और ये डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका क्या हो जाएगा? एच एक्स का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। तो तुम सोचो, आपसे क्या कहा जा रहा है कि फंक्शन एफ डैश एक्स का नेचर कैसा होगा? तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि फंक्शन में नेगेटिव रखने पर अगर मैं नेगेटिव को खा जाता है वो फंक्शन, तो ये किस तरीके का नेचर शो करता है? यही तो नेचर होता है। वो कह रहा है एफ एक्स के डेरिवेटिव का नेचर कैसा आएगा एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। तो एक्सट्रीम इसका कब आएगा? जब एच डैश एक्स 0 के बराबर होगा। तो फंक्शन का एच डैश एक्स कर दिया 0 के बराबर, ये निकल कर आया। यानी कि एफ डैश एक्स फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है जो कि माइनस को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। माइनस रखा हुआ है, फंक्शन ने रिमूव कर दिया, इवन फंक्शन कहलाएगा ये इसका। ए ऑप्शन मैच करेगा इसके लिए। ठीक है, इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बेटा इस बात को समझो, इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर तुम वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग बात करो, तो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 65 चेक करो, जो स्टेटमेंट दिया है आपको वो दे रखा है 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d बराबर 0 है ना। देन द इक्वेशन 4a x क्यूब प्लस 3b x स्क्वायर प्लस 2c x प्लस d बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब दिमाग दोगा हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट लाइंग बिटवीन 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो एक बात सोचो कि इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिया है आपको, इस फंक्शन को इसके हिसाब से मेंटेन करें, तो इंटीग्रेशन इसका अगर कर दिया जाए, तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 के बराबर ही तो कर रहे हो,
तो फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद 0 के बराबर करने का सेंस क्या बनता है कि आप मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाह रहे हो। बताओ, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है f(x), तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसके डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग उसको क्या कर देते हो आप, 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं हम और उसको 0 के बराबर करते हैं। अब आपको मान लो ये फंक्शन दिया था, तो इंटीग्रेशन करके ये नहीं पता किया जा सकता। तो एटलीस्ट 1 रूट मेंटेन करेगा उसकी कंडीशन के लिए। तो ऑप्शन तुम अगर इसमें देखते हो, ध्यान से देखना, तो पहला ऑप्शन जो दिया है आपको वो 0 एंड 1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 एंड 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0 एंड 3, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो मान लो कि ये फंक्शन है आपका, जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ध्यान से सुनना, ये फंक्शन किसी और फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर dx, इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का, तो हमारे पास f(x) तैयार हो जाएगा एक तरीके से। करो तैयार। तो फंक्शन जब तैयार करोगे तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx, ये फंक्शन बनकर तैयार हुआ। ठीक है। अब ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट वेरिएट करने के लिए यहाँ से मेंटेन करने की कोशिश करना। देखना, ये डेरिवेटिव फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पर ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब ओरिजिनल फंक्शन अगर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो वो किस रीज़न के लिए करेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से देखें, 0 से 3 अगर मेंटेन करें हम इसमें, ठीक है, तो 0 से 3 के हिसाब से अगर तुम मेंटेन करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है एक, x कॉमन आते ही तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए ax³ और bx² प्लस cx प्लस d, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, लोअर लिमिट करने पर सब 0 हो जाएगा। और इसका जो रूट आ रहा है वो एक 3, 0 और 3 के बीच में मेंटेन करने के लिए जब 3 इसमें रखोगे तो 3 तो ये कॉमन, और चेक करो इसमें 0 से 3 के बीच में ये 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, ये f(3) रखने पर है मामला। ठीक है, फंक्शन में f(3) -0 भी कर सकते हो, मतलब उसके बीच की बात हो रही है। और ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में इससे बात क्या क्लियर हुई कि 0 से 3 के बीच में इसका एक रूट तो तुम्हारा 100%, एटलीस्ट कम से कम एक रूट तो लाई करेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक रूट तो आपका 100% 0 से 3 के बीच में लाई करेगा, तभी ये ऐसा हो रहा है, जिससे कि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली तुम्हारा निकल कर आ रहा है 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d बराबर 0। ये स्टेटमेंट दिया हुआ था फंक्शन का, यानी फंक्शन यहाँ किसको मेंटेन कर रहा है, 0 वैल्यू को 3 के करस्पॉन्डिंग। तो फंक्शन ने टर्न लिया है, तो फंक्शन ने टर्न लिया है तो 0 से 3 के बीच में टर्न लिया हुआ फंक्शन के डेरिवेटिव ने, तो वहाँ पर आप डेरिवेटिव ने अगर टर्न लिया है तो फंक्शन ने कट किया होगा एक्स एक्सिस को, तो मिनिमम एक रूट जरूर आएगा किसके बीच में, 0 और 3 के बीच में। ठीक है, 0 से 3 के बीच में कोई ना कोई एक रियल रूट ज़रूर मेंटेन करेगा। इसके लिए देख लो एक बार, मतलब रिवर्स इसमें चलती हैं चीज़ें। ठीक है, सी ऑप्शन इसका रहेगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखो बेटा इसमें दे रखा है इफ f इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन x, f of 2 equals to -2. क्वेश्चन नंबर 66, f of 2 equals to -4 and f dash x greater than equals to 6 और x belongs to 2 to 4, ये दे रखा है। देन तो एक बात सोचो, फंक्शन के डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए तुम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसमें टेंजेंट जो होती है, जैसे रोलेस थ्योरम होती है ना, इस तरीके से कि इस पर डाली गई टेंजेंट और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, इनकी स्लोप बराबर आती है। मीन वैल्यू और रोलेस थ्योरम पढ़ते हैं जो हम, तो सेम फंडा वहाँ पर यहाँ पर भी अप्लाई कर लो आप लोग कि f of 4 माइनस f of 2 और 4 माइनस 2, ये डेरिवेटिव आया और डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 6 या 6 से ज़्यादा है। चेक करो, ये बेटा होता है ना रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के करस्पॉन्डिंग, तो उठा के जब वैल्यूज रिप्लेस कराओगे तो 2 ये तो हो जाएगा 12 और f of 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, f of 4 जो आ गया 8 या 8 से ज़्यादा। ये आंसर मेंटेन करेगा इसका, बी ऑप्शन मेंटेन करेगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार, बताओ बात समझ में आई। ये बेटा रोलेस थ्योरम से आया, सीधे सीधे रख दिया दो एंड पॉइंट से 4 माइनस 2, f of 4 माइनस f of 2, ये सेकेंड की जो स्लोप आती है वो बिल्कुल टेंजेंट की बीच में ही लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करा दी, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 एंड द इक्वेशन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 हैज़ इन अ इंटरवल 0 से 1 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक ये आपके पास में दे रखा है, एक तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन वाले मेथड से जब आप करोगे तो जैसे कि ये फंक्शन है आपके पास में दिया हुआ है, ये 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, ठीक है। तो इस फंक्शन को डेरिवेटिव मान लो और 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करा के चेक कर लेते हैं कि वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। या फिर दूसरा तरीका आप अगर अप्लाई करना चाहो इसमें, तो वो ये हो सकता है कि 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू c आएगी और 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है इस फंक्शन की वैल्यू वो 3a प्लस 2b प्लस c आएगी। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करें तो लिखा जा सकता है इसको a प्लस बी प्लस सी और ये आया 2a प्लस b और ये वैल्यू तो 0 ही हो गई ऊपर से, प्लस फिर इसको a प्लस बी लिखा जा सकता है प्लस a और a प्लस बी की जगह तुम यहाँ पर माइनस सी लिख सकते हो, तो a माइनस सी f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू a माइनस सी की वैल्यू, c की जगह f ऑफ 0 लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 का जो सम है वो ए के बराबर आ रहा है। इससे क्या बात क्लियर होती है? इससे इस बात को क्लियर होती है कि जैसे कि अब एक बात समझना, सी की वैल्यू अगर ए से कम होगी, देखो फंक्शन अगर रियल रूट छोड़ेगा 0 से 1 के बीच में, तो तब कब छोड़ेगा? या तो इस तरीके से फंक्शन हो कि 0 पर फंक्शन नीचे था और 1 पर फंक्शन क्या हो गया ऊपर, तो बीच में एक रियल रूट आएगा एटलीस्ट। और या फिर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि 0 पर फंक्शन ऊपर था और 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन नीचे हो गया, तो एक रियल रूट बीच में छोड़ के गया होगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि दो चीज़ें हैं जो ऐड होके ए आ रही है, और ए कैसा है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के कंसिडरेशन से अगर समझो आप, तो एटमोस्ट इसकी वैल्यूज़ के लिए अगर बात की जाए तो डिपेंड करेगा, दोनों ही पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव तो ए नेगेटिव। ठीक है, तो फंक्शन का साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ से समझो एफ ऑफ 1 बराबर सी और एफ ऑफ 0 बराबर सी दे रखा है। सी का मैग्नीट्यूड वाइज सी जो है वो अगर ए से मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? सी तो मैग्नेट, ये तो जो भी आएगा निकल कर सी की जो भी वैल्यू होगी तो एफ ऑफ 0 तो वही पॉजिटिव में हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा है, और ज़्यादा मैग्नीट्यूड अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिंगल रूट एटमोस्ट जनरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा आप जनरेट नहीं कर सकते और कोई रीअरेंजमेंट आप सेट नहीं कर पाओगे जिसके लिए ऐसा हो पाए। तो हमको एटमोस्ट देखना है, तो एटमोस्ट रूट की अगर बात की जाए तो सी अगर मैग्नीट्यूड वाइज ए से ज़्यादा होगा तो ए माइनस सी करने पर ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। ठीक है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाइज, तो आपका एटमोस्ट सिंगल रूट लाई करेगा इस रीजन के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एटमोस्ट वन रूट। ठीक है, ये है।